सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भारत की तारीखी हजीमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और आज पाकिस्तानी शाहीनों की कामयाबी का दिन है। 27 फरवरी 2019 यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देते हुए पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारत के 2 तैयारे न सिर्फ मार गिराए थे बल्कि एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया था। और उसके बाद पाक फौज ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। बिल्कुल प्रोफेशनल होकर उन्होंने ना सिर्फ अवाम के गैज़ो गज़ब से बचाया अभिनंदन को, बल्कि उसके बाद उन्हें भारत वापस भी भेज दिया। अभिनंदन का एक खुसूसी इंटरव्यू मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने पाक फौज के पेशा वराना रवैये की बड़ी तारीफ़ की है, उनकी प्रोफेशनलिज्म की बड़ी तारीफ़ की है। बताया है कि किस तरह से अवाम के गैज़ो गज़ब से पाक फौज के जवानों ने उन्हें बचाया और उसके बाद उनको तिब्बी इमदाद किस तरह से दी, उनको चाय भी पिलाई गई और ये सारी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही। कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की। कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है ये ना तो मैं जानता हूं और ना ही आप जानते हैं, लेकिन हमें बड़ा पुरसुकून होकर इस बारे में मजीद सोचने की ज़रूरत है। लगारी साहब, सबसे पहले तो आज से 2 साल पहले जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त था और किस दावे से निकले और किस ख्वाब ख्याल से वो उड़े थे और क्या सोच कर उड़े थे। पहले एक झूठ चलाया गया कि जनाब उन्होंने जो है वो बालाकोट में कोई इमारत गिरा दी है और उसमें इतने बंदे उन्होंने मार दिए हैं, वहाँ एक कौवा मारा गया था ऐसा ही और 2 एक दरख्त शहीद हुए थे और कुछ भी नहीं। इससे तो एक तो धोखे का और फ्रॉड का पता चल गया था और दूसरा उनकी बहादुरी का भी पता चल गया जब उनका पायलट जो है वो जहाज़ लेकर आ रहा है और भी उसको तो ये तक पता नहीं चला कि ये मुझे जो हिट किया गया है वो इंडिया में किया गया है, ये पाकिस्तान में, उसको अंदाज़ा तक नहीं था। गोया हमारे शाहीनों ने उसको ऐसा नहीं है कि वो बहुत आगे निकल गया, अभी वो ये समझ रहा था कि मैं इंडिया में ही उड़ रहा हूँ और वो हमारी सरजमीन की सरहद को पूरे तौर पर अबूर नहीं कर पाया था। बस कोई 1 आध 2 विंग ही अंदर की तरफ गए होंगे और गिरा दिया। ये कह रहे हैं ना, पैराशूट से मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं पाकिस्तान में जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि उसका जो उसका जहाज था वो आगे नहीं बढ़ पाया था पाकिस्तान की सरहद से, यानी उसने जो ही क्रॉस किया फौरन हिट किया। ये होता है क्विक रिस्पांस। क्या रिस्पांस था हमारे बहादुर का जिसने इसको निशाना बनाया, किस तरह से कमाल से कि इधर उसने एक यूं एक अपना वो इसके अंदर यूं ही पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुआ, यानी दाखिल होने में कोई सेकंड नहीं लगे, कोई ज़्यादा नहीं, कोई 4-5 सेकंड लगे हों, बस यूं ही वो दाखिल हुआ वही हिट हुआ और हिट होने के बाद वो नीचे गिराए और पैराशूट से वो नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरता है तो फिर वहाँ लोग थे, ये कह रहा है कि मैं भागा और मैं फिर मुझे बचाया फौज ने, ऐसा ही है। लेकिन हुआ लोग क्या तो बड़ा लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने पकड़कर उसको मारा, जूते मारे, फिर उसके कान पकड़े, उसके हाथ से पकड़कर घसीटा। ये तो हमने देखा, तो सबने देखा था किस तरह से घसीटा जा रहा है। और फिर जो रेस्क्यू किया गया, फिर उसकी ट्रीटमेंट की गई, फिर उसके चोट लगी थी, वो खुद कहता है कि मुझे चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उसकी ट्रीटमेंट की गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका इलाज मुआवजा किया गया, उसको चाय पेश की गई और जिसका चाय का तस्करा वहां जाकर भी करता है। और फिर फैसला किसी का भी था, लेकिन ये फैसला हुआ कि ठीक है भाई, दुश्मन आया है हाथ में, हम दुश्मन को बिठा कर नहीं रखते, हम वापस भेजेंगे। तो ये जो पाक फौज ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया, बड़ा प्रोफेशनली उन्होंने ट्रीट किया सारी चीज़ को, इससे दुश्मन मुल्क को क्या पैगाम जाता है? यही है कि भाई आइंदा 100 बार सोचेंगे अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे तो। यानी अगर उन्होंने फिर बॉर्डर क्रॉस करने का सोचा तो उन्हें 100 बार सोचना होगा कि क्या हम बॉर्डर क्रॉस करें। और उनको ये पता है कि क्विक रिस्पांस किसको, उनके बहमो गुमान में भी नहीं होगा ना क्विक रिस्पांस। पहले तो ख्वाब ख्याल की एक कहानी उड़ा दी, ये कहानी है जी हमारी कि हम गए थे और बालाकोट में हम वो फलां चीज़ करके आ गए, फलां चीज़ करके आ गए, दुनिया भर का मीडिया वहाँ से होकर आया, कुछ भी नहीं है। एक दरख्त को उन्होंने हिट किया, एक थोड़ी सी ज़मीन हिट हुई और एक कौवा बेचारा मारा गया। ये थी टोटल कार्रवाई। और वो कैसे पहुँचे, किस तरह से वहाँ जाकर, ज़ाहिर उन्होंने वक्त का इंतखाब किया होगा,
कोई चीज़ और का इंतखाब किया होगा, वो पहुँचे नहीं पहुँचे, या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उन्होंने कैसे तो नहीं रॉकेट फायर किया है टारगेट करके या कुछ भी किया है, लेकिन वो भी गलत था कि वहाँ पहुँचे और ये टारगेट किया। यहाँ तो ये हुआ कि अमलन हमारे शाहीनों ने देखा कि आ रहा है तो गिरा दिया, उसको गिराने में कोई देर नहीं लगाई। और फिर हमने देखे दोनों मुल्कों के चैनल, ख़ास तौर पर इंडिया के चैनल लाइव दिखा रहे थे। मैं कहता हूँ हर साल दिखाने चाहिए वो दोबारा, जिस तरह से अभिनंदन को वाघा बॉर्डर में पाकिस्तान से इंडिया की सरहद में दाखिल होते हुए दिखाया गया है कि एक शिकस्त खुर्दा शख्स, बल्कि इंडिया शिकस्त खाया था, इंडिया ने उस दिन शिकस्त खाई थी, उस शिकस्त खाए हुए लश्कर का आदमी किस तरह से चलता है और किस तरह से वहाँ पहुँचता है जहाँ इसको अपने लोगों ने लिया, हमारे यहाँ से कैसे गया और इंडिया में पहुँचा तो वहाँ उसको कैसे रिसीव किया गया। ये सारा कुछ तो हमें वैसे भी दिखाते रहना चाहिए कि ये है तुम्हारा आदमी जो हमारी सरहद पार करके आया था। लेकिन जो अभिनंदन है वो तो खासा मुतासिर नज़र आ रहा है, अपने बयानात से पता चल रहा है कि वो पाक फौज की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया क्या इस बात वो मौत से बचा। एक बात है, किसी भी शख्स ने किसी को भी मौत से बचा, यकीनी मौत, यानी जहाज से पैराशूट से गिरते हुए तो उसका ख्याल था कि मैं बच जाऊंगा, बच गया, लेकिन मौत से बचा है भाई वो, ये तो है। और ऐसे मौत से बचा है कि वो उसकी टिक्का बोटी एक कर देता, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और उसके ख्याल में था कि मुझे जो है बाकायदा ऐसा मेरी बोटी भी किसी को नहीं मिलेगी, ये था, वाकई ऐसा है। और आपके जो जवान थे उन्होंने जाकर उसको रेस्क्यू किया उस मॉब से, और वो मॉब उनके अलावा किसी की बात नहीं सुनता। जिन लोगों ने जाकर, जो भी 2 सिपाही थे हमारे, ऐसा ही है, 4 सिपाही थे हमारे, जो भी थे, जब उन्होंने जाकर रेस्क्यू किया तो लोगों ने हाथ उठा लिया, उन्होंने कहा ठीक है जी अब आपके हवाले हो गया, हम अपनी फौज के ऊपर यकीन करते हैं ना हमारी आवाम। ये था, और वो इसी पर उन्होंने किया कि जी हम जा रहे हैं, अब आप जाने और ये जाने। और फिर उनके हाथ आने के बाद जो कुछ हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे यहाँ जवानों ने जो उसके साथ बर्ताव किया है वो कयामत तक नहीं भूल सकता है, उसकी नस्लें याद रखेंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। और अगर किसी का दुश्मन हो तो ऐसा हो पाकिस्तान जैसा हो, दुश्मन इंडिया जैसा ना हो जो कबूतर तक को कहे कि यार ये मुखबिर आया हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, ये इस तरह का इंडिया में क्या ज़हन है। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, जो अभिनंदन का खुसूसी इंटरव्यू मंजर आम पर आया उसमें उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि ना मुझे पता है ना आपको पता है कश्मीर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस मामले में पुरसुकून होकर सोचना चाहिए। जब अभिनंदन इस बात को तस्लीम कर रहा है तो इंडिया इस बात को आपको लगता है तस्लीम कभी करेगा कि उन्हें भी सोचना चाहिए कश्मीर में हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं वो लोग? देखें, अभिनंदन एक शख्स है, एक रियलिटी है, फौजी भी ये कोई हवाई किरदार नहीं है, ऐसा नहीं है ख्याली किरदार हो, ये ऐसा नहीं है कि शेख चिली हो, विंग कमांडर है वो इंडियन आर्मी का है, विंग कमांडर है, ऐसा ही है। और उसने एक बर्ताव देखा, उसने वहां का बर्ताव, वो ये तो कह रहा है कि हमें नहीं मालूम है और आपको भी नहीं मालूम है, मगर उसको सारी कहानी तो मालूम है ना कश्मीर में क्या हो रहा है, ऐसा ही है। और वो ये चाहता है कि भी ये मसला हल हो, ये जो दोनों मुल्कों के लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है ये खत्म हो, इसको मसले को हल किया जाए। लेकिन उसे एक ही कौन सुनेगा, वो भी वो जो शिकस्त खाकर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो शिकस्त खुर्दा तो हमारे नजदीक है ना, कि हमने उसको गिराया, हमने उसको बचाया, हमने उसको वापस भेजा। उनके यहाँ तो वो हीरो है, उसको लेकर भी ऐसे गए थे। आप यकीन करें, मैं आपको पेशीन गोई कर रहा हूँ, फिर कभी आपके साथ इसी तरह बैठकर बताऊंगा कि ये पॉलिटिक्स में जाएगा और पॉलिटिक्स में इस मिशन के साथ जाएगा कि इंडिया जो है अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात करे। ये मैं आपको पेशगी बता रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा लगाई साहब, पाक भारत डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर जो राब्ता हुआ है, सीज फायर माहिदे को एक दफ़ा फिर से बहाल किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इससे ये होगा कि आप फौरी तौर पर हॉटलाइन पर राब्ता करके बता सकेंगे जनाब आपके लोग ये कर रहे हैं, आप इसको स्टॉप करवाएं। और दोनों ममालिक में, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी DGMO बहुत अहम आदमी होता है, बहुत ही अहम होता है, इसलिए कि मिलिट्री के तमाम ऑपरेशंस उसके इल्म में होते हैं, और या वो कहीं ना कहीं वो उनका अपना हाथ भी होता है उन तमाम ऑपरेशंस में। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो हॉटलाइन का राब्ता कायम हुआ है दोनों DGMOs का, इससे हमें अगर इस पर इंडिया भी अमल करे
कि वो पाकिस्तान तो बात करता है इंफॉर्मेशन बताई जाए कि भाई आपके लोग जो हैं यहाँ पर इस बॉर्डर में इस जगह पर ये कर रहे हैं, इनको रोकें, तो बहुत सी चीज़ों को रोका जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी हमेशा अमन की बात करता है। ठीक। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ हम सियासत के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। मुस्लिम लीग और पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज साहब को आज रिहा कर दिया गया और हमने देखा कि बड़ा ही शानदार इस्तकबाल नून लीगियों की जानिब से किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी थी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमजा शहबाज साहब एक ही गाड़ी में वापस घर की जानिब रवाना हुए। लगारी साहब, हमजा शहबाज साहब की सेनेट इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले की ये जो रिहाई है, इससे आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो कितनी मजबूत होगी? लोग ये कह रहे हैं, हाँ। जो मैंने बाहर की बातें सुनी हैं कि जी डील हो गई है। अच्छा। और इन्होंने पहले सीटें आपस में बांट ली हैं। पंजाब में तो सीटें अपनी अपने आगे से उम्मीदवार हटा दिए गए हैं। किन्होंने? पीटीआई ने और पीएमएलएन ने सही। अपने उम्मीदवारों को एक दूसरे के मुकाबले से हटा लिया और वहां पर पंजाब का इलेक्शन अनअपोज हो गया है। अच्छा। अब यूसुफ रज़ा गिलानी का जो मुकाबला है हफीज शेख से, और जो हफीज शेख साहब को कल तक खतरात मौजूद थे कि वो जो है, क्योंकि पीटीआई के दोनों सूबों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बहुत से लोग जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार को वोट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए वो कह रहे हैं कि डील हो गई है नून लीग की और पीटीआई की। ये बातें हो रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये बातें हो गई हैं, ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। अब बातें देखते भी हैं, तभी होती हैं जब कोई बात हो। जब कोई बात होती है। अब देखना ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन अगर लूज करते हैं तो फिर उसका खुरा जो है वो नून लीग की तरफ जाएगा। तो फिर गद्दारी नहीं करेगी नून लीग अगर ऐसा करेगी? नहीं, नून लीग अपने इंटरेस्ट को देखेगी। नून लीग अपने इंटरेस्ट को तो उनका लीडर ऑफ अपोजिशन बाहर आ रहा है। अगर कल मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं, कल सियासत के लिए उनके दरवाजे खोल दिए जाएं, शहबाज शरीफ की भी रिहाई हो जाए और इस तरह से हो जाए, तो ये जो सुना जाता है ना कि नून लीग से इस्टेब्लिशमेंट फिर भी अपना राजीनामा कर सकती है, लेकिन भुट्टोज पर जो है उनका नहीं होता है, तो ये एक तासुर ये भी है। मुझे नहीं मालूम है नून लीग इतनी आसानी से पीपल्स पार्टी को दगा दे सकती है? पीपल्स पार्टी को क्या मालूम नहीं होगा कि नून लीग कर क्या रही है? मैं नहीं कहता हूँ कि मैं ये सब कुछ, मैं वो बातें हैं जो सुनी मैंने जो सुनी है। मेरे आज मेरी बहुत अहम लोग जो थे उनसे मुलाकातें हुई हैं और उनका ये ख्याल है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं थे, और भी लोग थे जिनका ये कहना था कि ऐसा भी हो सकता है कि नून लीग जो है असल में इस वक्त हफीज शेख को बचाना और गिलानी साहब को सेनेट में आने से रोकना ये टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है जो हुकूमत के पास है। और क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, क्या हुकूमत, क्या नून लीग दो तरफा मुआहदा पीटीआई के साथ इस तरह का कर सकती है, या उसको इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि गिलानी को हरवाएं तो फिर आपके लिए कुछ और दरवाजे खोलेंगे? ये हो सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो कह रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में न्यूट्रल है। वो यही कह रहे हैं, लेकिन नून लीग देखें कि वो क्या किरदार था। लेकिन पीपल्स पार्टी भी तो काफी जतन कर रही है गिलानी साहब को जितवाने के लिए। पहले तो पीडीएम की जमातों के साथ मिलना मिलाना था, लेकिन पीडीएम की जमातों के साथ ही अगर मिलता है, अगर नून लीग तमाम वोट देती है तो 11 वोट की जो कमी है हो जाएगी। उसका मुझे मालूम है कि 11 से ज़्यादा जो एमएनएज हैं, जो सरकार के दस्त हक परस्त पर बैयत याफ्ता हैं और उनके हल्फ याफ्ता हैं और उनके अपने हैं, वो इधर वोट देने के लिए अपनी आमादगी ज़ाहिर कर चुके हैं। उनमें से बहुत से लोग हैं, उनके नाम भी बहुत से लोगों के इल्म में। लेकिन खबरें ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने अब हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। एमक्यूएम की क़यादत से भी तो पीपल्स पार्टी ने मुलाकात की है और सेनेट इलेक्शन के हवाले से ही की है। मेरे ख्याल में कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब ये एक शक डाल दिया गया है, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त होती है तो फिर बड़े सवालात उठेंगे पीडीएम के बारे में। देखना यह है कि क्या पीडीएम के
बल्कि अब तो इनको चाहिए ये था कि जी कहें जी ओपन बैलेट जा रहा है तो पता तो चले कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। खैर इसकी कोई बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। अच्छा। और आइन पर ही अमल होना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, वो तो कह रही हैं कि डस्का के इंतखाबात और ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसके बाद हो सकता है लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, वैसे ही मंजर जो है वो तब्दील हो जाए। वो तो अभी अगर ऐसा होता है तो अपोजिशन के लिए बहुत अच्छा होगा और ये ज़रूर समझा जाएगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या इस सूरत हाल को कबूल कर सकती है कि जो आज की रिपोर्ट आई है, आपने देखी है जो शुमारियात की रिपोर्ट आई है कि क्या महंगाई जा रही है, कमर तोड़ने वाले हैं ये लोगों की। ये वो लोग जो भी इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये सोचें कि आज 112 से 113 के दरमियान पेट्रोल है, 20 इस पर रुपए बढ़ेगा, कहाँ पहुंचेगा? यानी क्या पाकिस्तान के लोग 132 रुपए या 135 रुपए तक के पेट्रोल को कबूल करने को तैयार होंगे? 7 पैसे इजाफे का इम्कान है। और अगर ये होता है तो क्या लोग इस बात को कबूल करने को तैयार? लोगों की कमर टूट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, भी नहीं बचेगा। और ये सिर्फ पेट्रोल का मसला नहीं है, बाकी अशिया सर भी महंगी हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि अब भी अपोजिशन पार्टीज में इतनी स्किल है, इतनी ताकत है, इतनी उनके अंदर वो है कि इस मैशत को संभाल सकती हैं। जो रियल पॉलिटिकल तो जो किंग्स पार्टियां कभी नहीं संभालती हैं भाई साहब, वो तो अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए ना सारे। वो कौन यार क्या मफादात हैं, कौन से मफादात हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि अगर साबित करें कोर्ट में फांसी पर चढ़ा दें। मुझे नहीं अभी अब हमेशा ये बात होती है कि यार ये अपने मफादात के लिए, अगर इनके कोई मफादात हैं आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर साबित करते हैं और कहें ये मफादात हैं इस वजह से ये इकट्ठे हुए, ये तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं होता है तो फिर आप जान छोड़े प्रोपेगेंडे की जो हमेशा होता रहता है कि जनाब बड़े चोर हैं, बड़े डाकू हैं। भाई डाकू चोर को आप सजाएं दो ना, हम तालियां बजाएंगे, आप सजाएं दे रहे हैं। ये क्या बात है कि लूटा हुआ पैसा वापस तो लेकर आए ना, ताकि एक रुपया तो लेकर आए ना यार। आप कहें कि ये मैंने फुला से नवाज शरीफ से जो है 50 रुपए हासिल किए, लाए तो सही ना यार। आप कहें कि हम जो है जरदारी साहब से जो है वो हमने लिए हैं, ये देखें ये 500 रुपए हम जरदारी साहब से लाए तो सही ना। कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में तो बात को जाकर साबित करें। और आपका ये अंधा कानून है, बेमुहाबा कानून है, जो उसको कहता है, जो जिसको विक्टिम बनाता है उसको कहता है, जिस पर इल्जाम लगा उसको कहता है कि अपने सबूत भी अपने खिलाफ खुद ही लेकर आओ। इसके बावजूद भी ये साबित नहीं कर सकते हैं, कुछ भी साबित नहीं हुआ। क्या जीआईटी बनाई थी, क्या जीआईटी ने जो है साबित, कौन सी मनी ट्रेल पेश कर दी थी जीआईटी ने? बड़े आए थे हमारे एक जियाद साहब जो थे, क्या किया था उन्होंने? कौन सी मनी ट्रेल लाए थे कि कैसे पैसा पाकिस्तान से दुबई, दुबई से कतर, कतर से सऊदी अरब, सऊदी अरब से लंदन पहुंचा, लंदन में जाकर एमन फील्ड अपार्टमेंट्स लिए थे। कोई मनी ट्रेल है इनके पास? सब कुछ कह दिया। और सजाओं के ऊपर जो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है वो भी देख लें। उनने सजा सस्पेंड की है नवाज शरीफ की। और दूसरा जो केस है वो अभी तक उसमें जमानत पर भी थे और उसके ऊपर बहुत से सवालात मौजूद हैं। और सुपीरियर जुडिशरी में जाएगा मामला तो उसका क्या नतीजा होगा? मैं कहता हूं कि आकर नवाज शरीफ अगर संभालते हैं, मैं सिनारियो दे रहा हूं, शहबाज शरीफ संभालते हैं, आसिफ अली जरदारी संभालते हैं, यूसुफ अल्लाह गिलानी संभालते हैं, कोई भी संभालते हैं, पाकिस्तान इस मौजूदा सूरत हाल में नहीं रहेगा भाई, इससे बेहतर सूरत हाल में चला जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है कि महंगाई जो बढ़ गई हो वो कम भी होती है। अब जितनी बढ़ गई आपको पता है लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाती हैं हुकूमतें। पीपल्स पार्टी के दौर में ये हुआ था कि 50% तनख्वाहों में महंगाई बढ़ी हुई थी ना, तनख्वाहों में 50% इजाफा किया कि लोगों यारो मरने से बेहतर ये है कि लो ये तनख्वाह दो और अपनी तुम्हारी कुव्वत खरीद हम बढ़ाते हैं। लोगों को निचली सतह पर जाकर दिया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम लाए और जाकर लोगों को दिया। उस वक्त 1000 था, 1000 के मैनी थे, कुछ मैनी भी थे उसके। अब क्या है, आप 2000 थे, 5000 थे, लोगों उसके मैनी क्या है? ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को सिर्फ महंगाई करनी आती है, ये नहीं सोचते कि जहां महंगाई करें वहां लोगों की तनख्वाहें भी तो बढ़वानी जरूरी है ना? क्यों बढ़ाएंगे? वो जो इनकम दिखानी है कि हमने ये इनकम कर ली है, क्या है आपकी एक्सपोर्ट? आज आपने इतराफ कर लिया ना, आपका जो इदारा शुमारियात है वो कह रहे हैं ना एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं आपकी। और आपके पास तो ये था ना सारे का सारा बड़ा जोर, आपकी आमदनी उस टैक्स की है जो आपने महंगाई की सूरत में इस मुल्क पर मुसलत की है। ये जो हफीज शेख साहब की पॉलिसियां हैं, ये पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के लिए, चाहे वो किसी भी सर्विसेज को, सब के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। और माशाल्लाह ये जीत कर आएंगे और फिर वजीर खजाना बनेंगे, हाल उठाएंगे। यही आपके सामने सारा सिनारियो ही है। इस सिनारियो को
IMF के नुमाइंदे जो हैं वो आपके यहाँ कर इलेक्शन जीत कर आपकी वजारत संभालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, डस्का इलेक्शंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पूरे हल्के में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया अब दोबारा से इंतखाबात होंगे, को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो अपनी एक इदारा है उसके ऊपर भी बड़ी तारीफ की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने साबित किया कि हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है और हम खुद भी कोई फैसले कर सकते हैं। इस इलेक्शन की हद तक ये दीदा दिलेरी से जो दादागिरी की गई उसको बेनकाब करने के लिए इलेक्शन ने अपने 20 आदमियों के अगवा का जो वावेला किया है, जिस तरह से उनको गायब किया गया, जिस तरह से उन 20 हलकों के ठप्पे लगा लगा कर उनकी वोटिंग की शरह जो है वो 95% तक ले गए और पूरे हलकों की तरह जहां 237 से ज्यादा हलके हैं उनके जो है वोटिंग की शरह जो है वो 35% से भी कम है और 35% है। और यहाँ जो है 95, जो इन्होंने डब्बे उठाए थे वो डब्बे सारे बढ़ गए। अचानक उनके अंदर पैदावारी जो है एक खास किस्म का अमल शुरू किया गया और वोटों को बढ़ाया गया। तो क्या ये हजम कर सकता था इलेक्शन कमीशन? अगर कर लेता तो ये 2018 के इलेक्शन के पूरे सिनारियों पर अपोजिशन की इस बात पर मुहर लगा देता कि हम दीदा दिलेरी से दादागिरी करते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब उन्होंने अपने आप को कम से कम ये साबित किया है कि भाई नहीं, इनफ इज इनफ, ये बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, और इसलिए इलेक्शन दोबारा कराने की बात की गई। और जो कराने वाले हैं वो कह रहे नहीं हम अदालत में जाएंगे। जाओ भाई, वो तो अदालत में जाने की जा रहे हैं, जाएं कोर्ट्स में। इतनी सादा भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ये कहे कि जनाब इसका रंग लाल नहीं है और उस पर अड़ भी जाए तो ठीक है भाई, आप उसकी और फैसला देने वाले भी कहें नहीं लाल नहीं है, ये जो है काले रंग का है। अगर वो भी ये कहने लग जाएं तो फिर तो आप समझ लें कि इंसाफ जो है वो क्या हो। जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी तो 4 हलके खोलने के ऊपर उन्होंने इतना लंबा धरना दे दिया था। अब सिर्फ एक हलके में दोबारा से इलेक्शंस हो रहा है तो उस पर तो वावेला मचाया जा रहा है ना। बाहर खड़े होकर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के कि हम मान लेंगे और दूसरी सांस में कहते हैं नहीं हम नहीं मानेंगे, मैं ना मानूं। तो ये मैं ना मानूं जो है वो ये साबित करती है कि इसका रंग जो है वो नहीं मान रहे हैं, उसको काला रंग कह रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है भाई। लेकिन अगर अभी दोबारा से इलेक्शन होता है डस्का में और फिर भी पीटीआई जीत जाती है तो फिर आपको क्या लगता है नून लीग इस चीज को तस्लीम करेगी? तब आसमान से फरिश्ते उतर कर आएंगे? जो वोटर इनके लिए निकले थे वो भी नहीं निकलेंगे, उनको पता चल गया है ना, वो भी नहीं निकलेंगे। जस्ट इन केस अगर वो जीत जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसी किसी चीज का मफरूजा नहीं बनाता हूँ जो होनी ही नहीं है। अच्छा, इस सीट पर कोई मफरूजा चलेगा ही नहीं। मफरूजे का मतलब क्या होगा? इस सीट पर मफरूजे का मतलब होगा धांधली, और बहुत बड़ी धांधली, धांधली नहीं धांधला वो होगा। और जिसका जीत जाए, बेशक जीत जाए, बहुत से और सीटें उन्होंने जीती हैं, ये भी जीत जाए। ठीक है, ब्रेक लेनी है हमें और ब्रेक से नाज़रीन जब हम वापस तो महंगाई के हवाले से कुछ डिटेल में बात करेंगे। लगाई साहब ने पेट्रोल की कीमतों के हवाले से तो बात की, लेकिन चीनी के ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान अभी आया नहीं है और चीनी बहरान सर उठाने लगा है। इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर पहले हमजा शहबाज शरीफ साहब कारकुनान से खिताब कर रहे थे और उन्होंने अपने खिताब में यही कहा कि हम पर तो 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हुई, और साथ साथ उन्होंने कहा कि हुक्मरान जो हैं वो अब हमारा जो गुस्सा है वो महंगाई करके अवाम पर निकालते हैं। लगाई साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने अभी जितनी भी बातें की हैं उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये है कि वो एक ख़ास सूरत हाल से 2-4 होकर आए हैं, उन्हें इतना तवील अरसे तक जेल में रखा गया और ये नहीं सोचा गया कि वो लीडर अपोजिशन है। पंजाब असम्बली में बड़ी पार्टी के, अक्सरियती पार्टी के वो लीडर हैं। पीटीआई की सीटें कम थी और इनकी सीटें ज़्यादा थीं। आज़ाद उम्मीदवार कुछ शामिल हुए, कुछ वैसे ही हिमायत के लिए आए और तब इनकी हुकूमत बनी थी और कहीं से डंडा भी चला था। तो ये सारा कुछ हुआ और ये जो है इनकी हुकूमत बननी थी। तो अगर एक मुकम्मल जमहूरी सोसाइटी होती तो पहले ऑफर इनको होती कि जी आप हुकूमत बनाएं, अगर ये ना बना सकते तो फिर आप दूसरे नंबर की पार्टी को देते। बहरहाल एक बहुत जची तुली गुफ्तगू थी उनकी और उन्हें अंदाज़ा था कि क्या सूरत हाल है बाहर और क्या सूरत हाल उन्हें जेल में महसूस की। उनका जो है एक बात जो मैंने नोट की है, उनके अंदर गुस्सा और इश्तियाल नहीं है, एक रियलाइजेशन है कि किस तरह से पाकिस्तान के
हुक्मरान तबका जो है पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल कर रहा है और उन्होंने लोगों की मुश्किलात का उन्हें अंदाज़ा है। खैर ये क्या है कि वो कुछ साबित ना कर सके तो महंगाई कर दी। महंगाई तो उनका एजेंडा है, वो कुछ साबित करें या ना करें, महंगाई जो है वो जनाब तो कह रहे हैं हमारा जो गुस्सा है ना वो अवाम पर निकालते हैं महंगाई करके अवाम पर गुस्सा। इसकी इनके करप्शन का सबूत का मसला नहीं है महंगाई है कि वो फरमाइश पूरी कर रहे हैं IMF की कि लोगों की कमर तोड़ के रख दें। आप जो है वो कहते हैं क्या आप ऐसी कौन सी मजबूत मैशत बना रहे हैं जिनमें आप रोजाना 3-4 हज़ार अरब रुपए का कर्जा लेते हैं, तो कहाँ खर्च कर रहे हैं? पाकिस्तान में ऐसे कौन से प्रिविलेज लोग हैं जिनके लिए आप जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है वो रोजाना के हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं? क्या मजाक है लोगों के साथ? 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 3 अरब नहीं, 4 अरब नहीं, 400 अरब, या क्या बात है? आप रोजाना इस हिसाब से, और आप लोगों की कमर तोड़ कर आप जो है उनसे इनडायरेक्ट टैक्स वसूल कर रहे हैं। अब लगाएं डायरेक्ट टैक्स जो आपसे लेते हैं। अमेरिका के लोगों से पाकिस्तान के लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं जो आप उनसे जबरन दादागिरी के ज़रिए वसूल कर रहे हैं, और उसमें आपकी माफिया भी खाती है। यहाँ पर जो माफिया हुकूमत का साथ दे रही है, यानी पेट्रोल उनके हाथ में है जो पेट्रोल माफिया को कंट्रोल करते हैं और उसके मफादात के इंटरेस्ट करते हैं, और इंडस्ट्री उनके हाथ में जो इंडस्ट्री माफिया की जो है, प्रोटेक्शन उनके हाथ में जो प्रोटेक्शन माफिया की जो है वो बड़े हैं उनके हाथ में है, और इसी तरह से चीनी जो उनके हाथ में है जो चीनी माफिया को कंट्रोल करते हैं। आटा वो उनके पास है जो आटा माफिया को कंट्रोल करते हैं। ये तो मिनिस्टर नहीं होते, माफिया हेड्स होते हैं जो हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, और हुकूमत उनके ज़रिए पाकिस्तान के लोगों की खाल खींच रही है और खाल खींचती चली जा रही है। इसका ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से गुस्सा आएगा, नाराज़गी आएगी, और अपोजिशन ज़ाहिर है उनके लिए स्पेस क्या है? अगर इन हालात को दोबारा कल ठीक करना है तो वो कैसे करेंगे? इन्होंने तो बर्बाद करके रख दिया है इनने। अब ये बताने की चीज़ें हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, आप ढोल बजा रहे थे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट, देखो वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब आप आज आकर मान रहे हैं इतनी मुद्दत के बाद? पहले तो बड़े ढोल बजाए कि हमारे यहाँ देखे ऐसे इन्वेस्टमेंट का सैलाब आ रहा है और हम मुल्क को खुशहाली की तरफ टेक ऑफ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ है भाई वो इन्वेस्टमेंट? आज तो आपका इदारा शुमारियात बोलता है नो इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास एक्सपोर्ट्स नहीं है, आप इम्पोर्ट्स पर ड्यूटी लगा रहे हैं। आप ये गिलास मंगा रहे हैं, गिलास के ऊपर वहां से आपको 2 रुपए मिला, आप इसको 16 रुपए में बेच रहे हैं, और ये बाकी जो आपने 16 रुपए 14 रुपए जो आपने अपने पास रखे हैं, ये तो बताएं इसका क्या हिसाब है? इसमें माफिया और आप बांट लेते हैं, पाकिस्तान के खजाने में 4 आने डालते हैं, बाकी आपकी माफिया ले जाती है। भाई पाकिस्तान को आपने तबाह कर दिया है, ये है सूरत हाल हुकूमत की। हमें किस बात का गुस्सा है? हमें किस बात की नाराजगी है? आपने लोगों का ख्याल ही नहीं किया है ना। IMF की फरमाइश भी पूरी, आपकी माफिया की फरमाइश भी कि आपके बेनिफिशियरी कितने हैं भाई? ठीक है, सिर्फ IMF बेनिफिशियरी होती है अगर इनके मामलात की, तो भी मामला चल जाता। अच्छा लगाई सब पेट भरना है अपनी माफिया से। बिल्कुल सही है सर। एक्चुअली टाइम कम है, एक बड़े अहम मामले पर आपसे बात करनी है। FATF के हवाले से पाकिस्तान को दिलवाने की भारत ने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। बताया गया है कि 24 निकात पर पाकिस्तान ने अमल कर लिया, अब 3 और निकात हैं जिन पर पाकिस्तान अमल करेगा, तो फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पहले भी ये लग रहा था कि मामला जुलाई तक जाएगा, पाकिस्तान को फिर जुलाई में जो है वो जून तक। मैं कह रहा हूँ हमारा यही था कि ये वो और ज़्यादा डिक्टेशन आएगी वहाँ से, और ज़्यादा चीज़ों के 27 चीज़ें दी हैं, हमारे यहाँ से चीज़ों को पूरा किया गया है। आपने देखा है कि जो फाइनेंसिंग थी वो कौन कौन लोग थे जो कर रहे, टेरर फाइनेंसिंग कौन लोग कर रहे थे, उनकी तो लिस्टें बनी हैं, और उन लोगों की लिस्टें बाकायदा जो लिस्टें उनको दुनिया से मिली हैं, उन लिस्टों के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की है। देखा है आप लोग जेलों में पड़े हुए, उनको सज़ाएँ दी गई हैं, उनको बाकायदा उनके असासे ज़ब्त किए गए हैं, उनकी आमदनी के ज़राए को ज़ब्त किया गया है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे इल्म में होती रहती हैं, हमें पता होता है कि कौन कहाँ पर है और कौन कहाँ पर है। जिन लोगों के बारे में ये था कि टेरर फाइनेंसिंग करते थे, उनको पता पाकिस्तान ने पूरी तरह से हाथ डाला है। और ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन मुलविस हैं, खुदा के वास्ते सियासी लोगों का मुंह काला करना बंद कर दें। आप रियल जो लोग हैं उनके ऊपर करें और उनके नैरेटिव को चेंज करें। भाई असल बात यह है कि आपने एक सिस्टम के साथ लड़ने के लिए एक और सिस्टम के मफाद में, आपने सरमायादारी के मफाद में जो दूसरे सिस्टम से आप लड़ रहे थे, एक नैरेटिव बनाया था, वो नैरेटिव भी वापस ले लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया लगाई साहब। वक्त है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अब कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।